शाबुद्दीन हमारे साथ हैं और आप अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के और पत्रकारिता। गणेश, क्या लगता है क्या प्रायोरिटी हो सकती है? देखिए, जो यूथ है यानी कि युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र का शक्तिपुंज होता है और हिंदुस्तान यानी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा बताए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के हैं, जैसे आप आंकड़ों में भी आपने दिखाया, और मतदाताओं के रूप में भी बहुत भारी संख्या में एनरोल्ड हैं जो पूरा मतदान की और परिणाम की शक्ल बदल सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, राजनीति से अलग हटके मैं बात करूँगा, आज सारी पार्टियों के अंदर चाहे कोई भी पार्टी चुनाव लड़ रही हो, यूथ को अपने एजेंडा में लेने की और यूथ का जो एजेंडा चल रहा है उसको फोकस में रखने की पूरी रणनीति चल रही है। नहीं, यूथ एजेंडा थोड़ी है गणेश जी। यूथ के जो मुद्दे हैं, क्यों मान रहे जो हैं यूथ के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात, यूथ को वोट की तरह इस्तेमाल मत करिए ना, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं। देखिए, आपको यूथ मतलब यूथ बूथ जिता देगा ये सोच के यूथ का इस्तेमाल करेंगे, ये तो गड़बड़ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा परिप्रेक्ष्य कहीं भी ये नहीं है कि यूथ को किसी तरह से बूथ जिताने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरा कहना यह है कि जो युवा है वो राष्ट्र का आधार है। किसी भी राष्ट्र की तब्दीली में उसको आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा युवा शक्ति कार्य करती आई है। और आप देखेंगे, जैसे रोजगार की बात आई है, हमारी जो सरकार चल रही है अभी जो काम कर रही है, जो चुनाव से पहले जो काम कर रही है, आप देखिए रोजगार को लेके उसने स्वरोजगार की बात की, नए नए स्टार्टअप्स की बात की, यूनिकॉर्न की बात की, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की, उसके जरिए रोजगार पैदा करने की बात की। शिक्षा का जो सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने के माध्यम से कहीं ना कहीं युवाओं को, भारत को एक ज्ञान का केंद्र बनाने की बात की। आज हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं जगह जगह। मतलब कोशिश ये की जा रही है कि शिक्षा और रोजगार के सवाल को जो छात्रों के सामने खड़ा होता है या उनके परिवारों के सामने खड़ा होता है, जैसे हम कह रहे हैं भारत एक युवा देश है और पूरी दुनिया भारत को देख रही है, तो इन युवाओं को राष्ट्र की एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इनको एक एसेट के रूप में भारत को एक पेपर लीक कैसे होता है वो कैसे भूल जाए। एक आंकड़ा मैं बताता हूं, 3,313 टीजीटी, 850 पीजीटी और 1,017 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन 2022 में आए गणेश जी। 13 लाख से ज्यादा आवेदक अब भी इंतजार कर रहे हैं 2 सालों के। क्यों नहीं पूछेगा युवा कि भाई क्यों लटका रहे हैं आप हमारे इन सारी भर्तियों को, और नई भर्ती है नहीं। दूसरी पार्टी ये भी समझा रही है ना कि हम तो भैया पुरानी भर्ती करेंगे जिसमें पेंशन भी दे देंगे आपको। देखिए, लगातार रोजगार मेलों के माध्यम से आंकड़ों की बात भी करेंगे तो 4-4.5 लाख लोगों को केंद्र सरकार में बाकायदा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रदेश के, मैं उत्तराखंड जिस प्रदेश से आता हूँ, वहाँ आप देखेंगे जो पेपर लीक की आप बात करें, बड़ा सख्त नकल विरोधी कानून वहाँ पे बनाया गया है और कड़े सजा के प्रावधान रखे गए हैं। और आप वहाँ देखेंगे जो भी भर्तियां आ रही हैं बिल्कुल फेयर तरीके से काम हो रहा है। जो पुराना सिस्टम बना रहा था उसको बिल्कुल खत्म करके, और गरीब घरों के बच्चे एक नहीं 2-2 3-3 क्वालिफाई कर रहे हैं। आप लोग सर्टिफिकेट छाप लेते हैं फिर बांट भी देते हैं। आप धरातल पे देखेंगे, गौरव मिश्रा कहते तो मैं समझ जाता, जो युवा वोटर है। सर, आप कौन सी फैक्ट्री में सर्टिफिकेट छापते हैं, बांटने लग जाते हैं? आप धरातल पर जाकर देखेंगे, कहने दीजिए ना ये बातें, ये युवा वोटर समझाते तो अच्छा लगता। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैं भी युवा अभी अपने आप को कहता हूं, भले ही मेरी उम्र थोड़ा ज्यादा हो गई है और युवा छात्र राजनीति से मैं निकला हुआ हूं, मुझे मालूम है कि किस तरह के सवालात छात्रों के सामने पेश आते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे रोजगार से जुड़े हुए हों, और किस तरह से युवा मन सोचता है। तो उन चीज़ों से मैं रूबरू रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सत्ता में बैठी हो, चाहे विपक्ष में बैठी हो, वो यूथ का जो एजेंडा है या यूथ के जो ज्वलंत प्रश्न है उनको पीछे नहीं छोड़ सकती। कोशिश इतनी भर हो कि यूथ को अपने हिसाब से सोच के मैनिफेस्टो या फिर उनकी योजनाएं तैयार ना की जाए, युवाओं के बीच जाया जाए, फिर बात की जाए। चर्चा में आगे बढ़ाऊंगा, आप सभी खास मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जरूर देखिएगा।